मिले एक और टैंक ज़ॉम्बी के गोल्डन कोर्स निगलने के बाद मेरी स्पिरिट पावर फिर बढ़ गई। लेकिन यून रुओक्शु को इन सब बातों का पता नहीं था। एक दिन जब मैं बाहर था, वह चुके से नीचे उतर गई। उसने देखा कि तीसरी मंजिल से लेकर छठी मंजिल तक हर कमरा सप्लाईज से भरा पड़ा था। मिल्क पाउडर के पहाड़ लगे थे, मिनरल वाटर की बोतलें छत तक जमा थी और बेबी प्रोडक्ट्स और फूड का तो हिसाब ही नहीं था। वह शॉक होकर बुदबुदाई, हे भगवान, ज़ॉम्बी पापा ने आखिर कितना सामान जमा कर रखा है। ये सारे रिसोर्सेज कभी नहीं ला सकते। उसने अंदाजा लगाया कि यह अंडरग्राउंड एबिलिटी की वजह से हो रहा है, जिसके जरिए जमीन के नीचे से तेजी से सामान लाया जा रहा है। जब वह पहली मंजिल की बैल्कनी पर पहुंची तो उसने देखा कि मोटा आदमी दरवाजे पर दो बड़े हैमर लेकर खड़ा है। इससे उसका यकीन और भी पक्का हो गया कि पापा इसी अंडरग्राउंड एबिलिटी की मदद से अंदर बाहर आते हैं। असल में वह मोटा आदमी मेरा कंट्रोल किया हुआ ज़ॉम्बी पपेट था, लेकिन यून रुओक्शुए यह नहीं जानती थी। उसने मन ही मन फैसला किया कि जब उसकी ताकत काफी बढ़ जाएगी तो सबसे पहले इसी बड़े मोटे ज़ॉम्बी को खत्म करेगी, ताकि पापा के रास्ते की रुकावट हट जाए। उसने प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट भी ढूंढ निकाला और उसे पता चला कि वह ज्यांगहाई सिटी में है। उसने तुरंत अपने पिछले जन्म की यादें खंगालनी शुरू की। ज्यांगहाई सिटी में दो बहुत मशहूर पावर हाउसेस थे। पहली थी 9 बार रिवाइव होने की ताकत रखने वाली महिला पुलिस ऑफिसर 9 डेथ डीमन पुलिस। दूसरा था लाइटनिंग पावर को कंट्रोल करने वाला म्यूटेटेड व्हाइट बेयर थंडर रोर। अगर 9 डेथ डीमन पुलिस को उसके पूरी तरह ताकतवर बनने से पहले अपने साथ मिला लिया जाए तो भविष्य में वह बहुत बड़ी मदद साबित होगी। कुछ देर बाद एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर से गुजरा और पर्चे गिराने लगा। उनमें लिखा था कि ज्यांगहाई सिटी की मिलिट्री ने शहर के बाहर सर्वाइवर्स बेस बना लिया है। मैंने पर्चा पढ़कर यूं ही फेंक दिया। मैं खुद एक ज़ॉम्बी था। इंसानों के बेस से मेरा कोई लेना देना नहीं था। वहीं यून रुओक्शुए ने ठंडी हंसी के साथ पर्चे को मसल कर फेंक दिया। वह पिछले जन्म में सर्वाइवर्स बेस में रह चुकी थी। वहां सिर्फ अंधेरा, अन्याय और गंदी पॉलिटिक्स भरी हुई थी। ऐसे चालाक इंसानों के बीच रहने से कहीं बेहतर था कि वह अपने ज़ॉम्बी डैड के साथ रहे। इसी बीच जब मैं लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा था, तभी पास के पुलिस स्टेशन की महिला ऑफिसर सू मुचिंग कुछ साथियों को लेकर सनशाइन कॉलोनी में ट्रक लेने पहुंची। वो ट्रक चलाकर सर्वाइवर्स को शहर से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन कॉलोनी के गेट पर उसकी मुलाकात मोटे ज़ॉम्बी से हो गई। सू मुचिंग ने उसे हटाने के लिए एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने अपनी पिस्टल निकालकर गोली चला दी। जैसे ही मैंने उसे मेरे ज़ॉम्बी पपेट पर गन तानते देखा, मेरा गुस्सा फूट पड़ा। चाहे उसका कोई भी मकसद हो, जिसने भी मेरे ज़ॉम्बी पपेट पर गोली चलाई उसकी सिर्फ मौत तय थी। मैंने मोटे ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके हैमर से बुलेट रोक दी और अगले ही पल अपना हाथ घुमाकर हैमर सीधे सू मुचिंग की तरफ फेंक दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ज़ॉम्बी उड़ता हुआ हैमर भी चला सकते हैं। वह बच नहीं पाई और हैमर सीधे उसे लगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कॉलोनी में गुस्से बाकी पुलिस ऑफिसर्स को भी मेरे ज़ॉम्बी पपेट्स ने खत्म कर दिया। मैंने उनके शरीरों से कई पुलिस गन्स और बुलेट्स हासिल कर ली, लेकिन रात होते ही एक अजीब घटना हुई। सू मुचिंग की डेड बॉडी लाल रोशनी में दोबारा जिंदा हो गई। उसका टूटा फूटा शरीर पूरी तरह ठीक हो चुका था और उसकी ताकत पहले से 2 गुनी हो गई थी। मैंने मोटे ज़ॉम्बी की आंखों से यह सब देखा और पूरी तरह हैरान रह गया। ये क्या भूत है? ये पुलिस ऑफिसर तो सच में दोबारा जिंदा हो गई। सू मुचिंग खुद भी पूरी तरह कंफ्यूज थी। उसने अपना शरीर चेक किया तो एक भी घाव नहीं था। उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों काफी बढ़ चुकी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि शायद वह एक इवॉल्वर बन चुकी है, जिसके पास मरने के बाद रिवाइव होने की एबिलिटी है। अगले दिन सू मुचिंग फिर वापस आई और इस बार उसके साथ पहले से कहीं ज्यादा पूरी तरह आर्म्ड पुलिस ऑफिसर्स थे। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पिछली बार मैंने उसकी जान छोड़ दी थी, लेकिन वह फिर से चुनौती देने चली आई। इस बार मैंने 3 इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज से उस पर हमला करवाया, लेकिन रिवाइव होने के बाद उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि वह तीनों ज़ॉम्बीज के बीच भी आसानी से लड़ रही थी। मैंने अपने गनर ज़ॉम्बी पपेट को फायर करने का आदेश दिया, लेकिन वह ज्यादातर बुलेट्स भी डॉज कर गई। आखिरकार मुझे मौका मिला और मैंने उसे फिर से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बार मैंने उसका शरीर पूरी तरह चूर चूर कर दिया ताकि कोई गलती न रह जाए, लेकिन उसी रात वह फिर से रिवाइव हो गई और उसकी ताकत एक बार फिर 2 गुनी हो गई। ये क्या मजाक है? ये औरत तो चीट कोड लेकर आई है। मैं पूरी तरह बेबस हो गया। मरकर वापस जिंदा होना और हर बार और ताकतवर बन जाना, इससे भी बड़ी परेशानी यह थी कि कोई छुपा हुआ इवॉल्वर लगातार उसकी मदद कर रहा था। जब भी मेरा हमला सू मुचिंग पर लगने वाला होता, कोई रहस्यमयी ताकत उसे 1 सेकंड के लिए रोक देती। यहाँ तक कि बुलेट्स भी हवा में मुड़ जाती थी। और वह छुपा हुआ इवॉल्वर असल में यून रुओक्शुए थी। उसने काफी समय तक कॉलोनी का निरीक्षण किया था और उसे शक हो गया था कि यहाँ कोई ज़ॉम्बी किंग छुकर सभी ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए उसने अपनी सीक्रेट वॉइस टेक्निक से सू मुचिंग से संपर्क किया और खुद को इनविजिबल एक्सपर्ट बताकर उसके साथ मिलकर ज़ॉम्बी किंग को मारने की योजना बनाई। सू मुचिंग को लगा कि उसे अपना साथी मिल गया है और उसने तुरंत साथ काम करने के लिए हामी भर दी। उसी रात सू मुचिंग ने गेट पर मोटे ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाया और सफलतापूर्वक कॉलोनी के अंदर घुस गई, लेकिन बिल्डिंग नंबर 5 के सामने मैंने खुद उसका रास्ता रोक लिया। 7वीं मंजिल पर मौजूद शाओ चीकी की रक्षा करने के लिए मैंने अपने सारे ज़ॉम्बी पपेट्स को बिल्डिंग नंबर 5 के आसपास इकट्ठा कर लिया था। हाथ में मचेटी लेकर मैं पूरी तरह गुस्से में हमला करने लगा। मेरा हर वार बेहद निर्दयी था। मेरी रोज वाली नरमी बिल्कुल गायब हो चुकी थी। यून रुओक्शुए पहली बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से छुकर सब देख रही थी। वह अपनी टाइम कंट्रोल एबिलिटी से बार बार मेरे जानलेवा हमलों को रोक रही थी, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि सू मुचिंग मरे नहीं। वह किसी भी कीमत
पर सुमुचिंग को मुझे चोट पहुंचाने भी नहीं दे रही थी। सुमुचिंग पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। यह इनविजिबल एक्सपर्ट आखिर किसकी साइड पर है? मैं इस ज़ॉम्बी पर हमला करती हूँ तो भी रोकता है। तब युनरुओक शुए ने सिर्फ एक बात कही, इस ज़ॉम्बी को तुम हाथ नहीं लगा सकती। लड़ाई और भी भयानक होती गई। सुमुचिंग पूरी ताकत से बिल्डिंग नंबर 5 में घुसने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं उसे हर बार रोक देता। मैं लगातार दर्द भरी दहाड़े मार रहा था। अपने सबसे प्यारे लोगों की रक्षा करने का मेरा गुस्सा पूरे कॉलोनी का तापमान गिरा रहा था। तभी युनरुओक शुए को आखिरकार सच्चाई समझ आ गई। जब सुमुचिंग बिल्डिंग नंबर 5 की तरफ बढ़ी तो कॉलोनी के सारे ज़ॉम्बी पागलों की तरह उसी बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़े। वे किसी ज़ॉम्बी किंग की रक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि 7वीं मंजिल पर मौजूद उसी इंसान की रक्षा कर रहे थे। और उन सभी ज़ॉम्बीज को जान देकर उसकी रक्षा करने का आदेश देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ज़ॉम्बी डैड था। क्या पापा ही ज़ॉम्बी किंग है? उसी पल सारे सुराग एक दूसरे से जुड़ गए। उसका ज़ॉम्बी डैड ही वह ज़ॉम्बी किंग था जिसे वह इतने समय से मारना चाहती थी। मैं कितनी बेवकूफ थी। युनरुओक शुए तो लगभग अपने ही पापा के खिलाफ गड्ढा खोद चुकी थी। सच्चाई समझते ही उसने तुरंत सुमुचिंग की मदद करना बंद कर दिया। छुपी हुई सहायता खत्म होते ही सुमुचिंग तुरंत कमजोर पड़ गई। मैंने 3 इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज और अपने असली शरीर से मिलकर उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसे पंचिंग बैग की तरह बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इनविजिबल एक्सपर्ट, तुमने तो सच में मुझे फंसा दिया। बेहोश होने से पहले सुमुचिंग के मन में यही आखिरी ख्याल आया। उसे बेहोश करने के बाद मैंने एक कागज पर लिखकर उसके पास रख दिया, जिंदा रहना, अगर तुम मर गई तो पूरे पुलिस स्टेशन के लोग तुम्हारे साथ मरेंगे। दयालु स्वभाव वाली सुमुचिंग ने आखिरकार समझौता कर लिया। वह अपने कारण किसी और की जान नहीं लेना चाहती थी। इसके बाद के दिन धीरे धीरे शांत होने लगे। मैं हर दिन लाइटनिंग के साथ प्रैक्टिस करके अपनी फाइटिंग स्किल्स बेहतर करता रहा। मैंने खास तौर पर शाओचीकी के लिए लर्निंग मशीन और फ्लैश कार्ड्स भी लाकर दिए। छोटी बच्ची बहुत तेजी से सीखने लगी। अब वह पढ़ना, लिखना और मैथ्स भी करने लगी थी। मुझे तो लगने लगा कि मेरी बेटी में महान बनने की पूरी क्षमता है। दूसरी तरफ युनरुओक शुए भी लर्निंग मशीन के साथ बच्चे की तरह बोलना सीखने का नाटक करती रही, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा थी। पिछले जन्म में वह एक फेमस यूनिवर्सिटी की पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और अब उसे फिर से बेबी एजुकेशन सीखनी पड़ रही थी। इसी दौरान जब भी मैं बाहर जाता, वह चुपके से नीचे उतरकर सुमुचिंग से बातें करने चली जाती। बड़ी और छोटी दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। सुमुचिंग उस मासूम बच्ची पर बिल्कुल शक नहीं करती थी और अपनी सारी जानकारी उसे बता देती थी। वहीं युनरुओक शुए मन ही मन सोच रही थी कि भविष्य की 9 डेथ डीमन पुलिस को अपने साथ कैसे मिलाया जाए। आखिर वह भविष्य में अर्थ रैंक तक पहुंचने की क्षमता रखने वाली पावर हाउस थी। अगर वह साथ आ जाए तो बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैंने देखा कि शाओचीकी को सुमुचिंग से बातें करना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उसे कभी नहीं रोका। आखिर किसी इंसान का उस छोटी बच्ची से सामान्य तरीके से बात करना अच्छी बात थी। बस हर बार मैं सुमुचिंग की आयरन चेन अच्छी तरह बांध देता था और लाइटनिंग नंबर 1 को सख्त आदेश देता था कि उस पर हर समय नजर रखे। अचानक एक दिन मेरे ज़ॉम्बी पपेट ने नई खबर भेजी। दूर सड़क पर पहली बार एक सेकंड टियर टायरेंट ज़ॉम्बी दिखाई दिया। उस ज़ॉम्बी की दोनों भुजाएं पूरी तरह तेज ब्लेड्स में बदल चुकी थीं और उसकी स्ट्रेंथ व स्पीड बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी थी। एक ह्यूमन इवॉल्वर उसके पीछे पीछे जान बचाकर भाग रहा था। वह इंसान वही ताकतवर आदमी टीजू था जिसने पहले मेरे ज़ॉम्बी पपेट से लड़ाई की थी। टायरेंट ज़ॉम्बी के शरीर पर बने घाव अपने आप भर रहे थे। टीजू ने उस पर कई बार तलवार से वार किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार वह एक तंग गली में घुसकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया। मेरे मन में तुरंत एक आइडिया आया। ये टायरेंट ज़ॉम्बी बहुत ताकतवर था, सामने से लड़ना बेकार था, लेकिन मेरे पास इससे बेहतर तरीका था। मैंने लाइटनिंग को कंट्रोल करके उस टायरेंट ज़ॉम्बी को पुलिस स्टेशन के पास पहुंचा दिया। उसी समय सुमुचिंग बाहर से रिसोर्सेज इकट्ठा करके लौट रही थी। जैसे ही उसने टायरेंट ज़ॉम्बी को देखा, बिना कुछ सोचे उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया ताकि पुलिस स्टेशन के लोगों की रक्षा कर सके। जब 2 ताकतवर दुश्मन लड़ते हैं तो फायदा तीसरे का होता है। सुमुचिंग और टायरेंट ज़ॉम्बी के बीच भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि वह उसे हरा नहीं सकती। इसलिए वह उसे पास के पेट्रोल पंप तक ले गई और एक गोली से फ्यूल टैंक उड़ा दिया। अगले ही पल पूरा पेट्रोल पंप आग की लपटों में घिर गया। टायरेंट ज़ॉम्बी आग के समंदर से बाहर निकल आया। उसका पूरा शरीर जलकर काला पड़ चुका था, लेकिन वह अभी भी जिंदा था, हालांकि वह बुरी तरह घायल हो चुका था। मैंने तुरंत अरबैंग और लाइटनिंग को हमला करने का आदेश दिया। गंभीर रूप से घायल टायरेंट ज़ॉम्बी अरबैंग की 1 टन से भी भारी लोहे की रॉड के लगातार वार बिल्कुल नहीं झेल पाया। कुछ ही देर में वह खड़ा होने की हालत में भी नहीं रहा। लाइटनिंग ने मौका देकर अपनी स्टील ब्लेड से उसके शरीर को लगातार काटना शुरू कर दिया और आखिरकार टायरेंट ज़ॉम्बी मारा गया। जब मैंने उसके शरीर से सेकंड ईयर गोल्डन कोर निकाला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन इस बार मैंने जल्दबाजी नहीं की। पहले शाओचीकी के लिए खाना बनाया, सारी सुरक्षा का इंतजाम किया और उसके बाद बिल्डिंग नंबर 4 में जाकर गोल्डन कोर को निगल लिया। उस गोल्डन कोर की जबरदस्त एनर्जी ने मुझे सीधे 3rd ईयर तक पहुंचा दिया। मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ में क्वालिटेटिव चेंज आ गया और मेरी मेंटल पावर कई गुना बढ़ गई। मेरा कंट्रोल रेंज 10 किलोमीटर से बढ़कर कई दर्जन किलोमीटर तक पहुंच गया। अब मैं आसानी से 100 से भी ज्यादा सामान्य ज़ॉम्बी पपेट्स को कंट्रोल कर सकता था और सेकंड ईयर इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज भी मेरे लिए बिल्कुल आसान हो गए थे। अब तो स्पीड के मामले में मैं अजाइल ज़ॉम्बी लाइटनिंग को भी पीछे छोड़ सकता था और सामने से टैंक टाइप ज़ॉम्बी डबांग को भी धक्का देकर पीछे हटा सकता था। अब जाकर मैं सच में अपोकलिप्स का सर्वाइवर लगने लगा था। 3rd ईयर में पहुंचने के कुछ समय बाद मैंने एक और सेकंड ईयर
न्यूक्लियर टैंक ज़ॉम्बी को अपने साथ मिला लिया, जिसका आकार एक छोटी कार जितना बड़ा था। मैंने उसका नाम एयरपैंक रखा और उसे 1 टन से भी भारी मेटल रॉड दे दी। एयरपैंक का एक बार किसी कार को कबाड़ बना सकता था और अगर वह रॉड फेंक देता तो कंक्रीट वॉल भी आर पार हो जाती। एयरपैंक के कॉलोनी गेट पर पहरा देने के बाद अब इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज भी कॉलोनी के पास आने की हिम्मत नहीं करते थे। इसी दौरान युन रुओक्शुए भी छुकर 3rd ईयर तक पहुंच गई। 3rd ईयर में पहुंचने के बाद उसकी टेलीकिनेसिस बहुत बढ़ गई। अब वह आयरन नेल्स को बेहद तेज स्पीड से उड़ाकर हमला कर सकती थी और अपनी टाइम कंट्रोल एबिलिटी के साथ मिलाकर बिना आवाज किए किसी की भी जान ले सकती थी। पूरे अपोकलिप्स में अब वह इंसानों के सबसे ताकतवर लोगों में शामिल हो चुकी थी। एक दिन पता नहीं कब मेरे पैरों के पास ब्लड सैंड ब्लेड टेक्निक नाम की एक किताब पड़ी मिली। मुझे लगा कि किसी रहस्यमयी एक्सपर्ट ने यह सीक्रेट मैनुअल मेरे लिए छोड़ी है, इसलिए मैंने इसे सीखना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह किताब असल में युन रुओक्शुए ने अपनी नोटबुक में लिखकर चुके से मेरे लिए फेंकी थी। ये ब्लेड टेक्निक अपने खून को आधार बनाकर किलिंग ऑरा तैयार करती थी। पूरी तरह मास्टर होने के बाद ताकत लगाने की भी जरूरत नहीं रहती थी, क्योंकि केवल ब्लड सैंड ऑरा ही दुनिया की सबसे खतरनाक ब्लेड बन जाती थी। इस टेक्निक की प्रैक्टिस करने के बाद मेरी प्रोग्रेस बहुत तेज हुई और मेरी कॉम्बैट पावर में जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई। लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं रही। सर्वाइवर्स बेस से 5 इवॉल्वर्स की एक टीम जांघाई सिटी में रिसोर्सेज इकट्ठा करने पहुंची। उन्होंने देखा कि सनशाइन कॉलोनी के आसपास का सारा सामान पहले ही गायब हो चुका है। उन्होंने सामान ले जाने वाले ज़ॉम्बी पपेट का पीछा किया और आखिरकार कॉलोनी तक पहुंच गए। रात के समय वे दीवार फांदकर अंदर घुस गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़े उसी पल मैंने उन्हें देख लिया था। मेरी ज़ॉम्बी पपेट आर्मी ने तुरंत उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी लाइटनिंग नंबर 2 ने एक इवॉल्वर को पल भर में मार गिराया। वहीं डपांग के 2 बड़े हैमर्स ने 2 मेले इवॉल्वर्स को जोरदार वार से पीछे धकेल दिया। इस भयंकर लड़ाई के बीच मैं खुद भी मैदान में उतर गया। ब्लड सैंड ब्लेड टेक्निक सीखने के बाद मेरा एक ही हॉरिजॉन्टल स्लैश आखिरी भागते हुए इवॉल्वर को कमर से 2 हिस्सों में काटने के लिए काफी था। उनके शरीरों से मुझे सर्वाइवर्स बेस के आइडेंटिटी कार्ड्स मिले। तभी मुझे एहसास हुआ कि इंसानों की ताकत मेरी उम्मीद से कहीं तेजी से बढ़ रही है। सनशाइन कॉलोनी का राज देर सवेर सबके सामने आ ही जाएगा, इसलिए मैंने कॉलोनी छोड़ने का फैसला किया। मेरा अगला टारगेट शहर के बाहर स्थित चिंगशुई फार्म था। वहाँ खुली जमीन थी, खेती की जा सकती थी, इंसानों की ताकत से दूर था और आसपास ज़ॉम्बीज की भी कमी नहीं थी, जिससे मैं अपनी आर्मी लगातार बढ़ा सकता था। सबसे जरूरी बात यह थी कि वहाँ शाओ चीकी को बड़ा होने के लिए कहीं बेहतर माहौल मिलेगा। वह हमेशा कंक्रीट बिल्डिंग्स के बीच बंद नहीं रह सकती थी। उसे धूप चाहिए थी, ताजी हवा चाहिए थी और ताजी सब्जियां भी। सब्जियों की बात आते ही मुझे अपनी बेटी की चिंता होने लगी। इतने दिनों से उसका खाना बहुत लिमिटेड था। हर दिन मिल्क पाउडर, एग फ्राइड राइस और राइस पेस्ट ही मिल रहा था, एक पता हरी सब्जी तक नहीं। फार्म पहुंचने के बाद मैं अपने ज़ॉम्बी पपेट्स से खेत जोतूंगा, खेती करूंगा और शाओ चीकी को ताजे फल और सब्जियां खिलाऊंगा। उसे न तो मार सकता था और न ही यूं ही छोड़ सकता था, लेकिन जब यहाँ से जाना ही था तो बेहतर यही था कि उसे आजाद कर दूं और फिर कभी उससे मुलाकात न हो। मैंने अपना फैसला शाओ चीकी को बताया। उसने हल्के से सिर हिलाया और पूछा, दीदी क्या वह हमारे साथ चलेगी? मुझे अच्छी तरह पता था कि सुमुचिंग के स्वभाव के हिसाब से वह पुलिस स्टेशन के सर्वाइवर्स को कभी नहीं छोड़ सकती, इसलिए वह हमारे साथ आने वाली नहीं थी। मेरी नजर बचाकर युन रुओक्शुए ने चुके से सुमुचिंग के हाथ में एक पर्ची रखी जिस पर लिखा था चिंगशुई फार्म। जाने से पहले सुमुचिंग ने युन रुओक्शुए से पूछा, क्या तुम्हें हमारा वादा याद है? युन रुओक्शुए मुस्कुराकर बोली, अगर कभी तुम्हें लगे कि यह दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम सोचती हो और जब तुम्हारा दूसरों की रक्षा करने का मन न रहे तब मुझे याद करना, फिर मेरी रक्षा करना। सुमुचिंग लंगड़ाते हुए पुलिस स्टेशन लौटी, लेकिन वहाँ उसने ऐसा नजारा देखा जिसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। जिन सर्वाइवर्स की रक्षा के लिए उसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी, वही लोग इंसान खाने वाले दरिंदे बन चुके थे। उन्होंने उन सभी पुलिस ऑफिसर्स को मार डाला जो उनका साथ देने को तैयार नहीं थे, यहाँ तक कि उन्होंने सुमुचिंग को भी मार दिया। सुमुचिंग तीसरी बार रिवाइव हुई और इस बार उसकी ताकत फिर से कई गुना बढ़ गई। उसने अपने हाथों से उन सभी गद्दारों को एक एक करके खत्म कर दिया। आखिरी बचा एक नौजवान उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, ऑफिसर सू, आप अच्छी इंसान हैं, मैं सिर्फ जिंदा रहना चाहता था, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। सुमुचिंग मुड़कर जाने लगी, तभी उसके पीछे पिस्टल लोड होने की आवाज आई। वह बिजली की तरह पलटी और एक पंच में उसकी पसलियां तोड़ दी। क्यों मुझे धोखा दिया? चारों तरफ बिखरी लाशों को देखकर उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। तभी उसे युन रुओक्शुए की बात याद आई, अगर वे लोग तुम्हारी रक्षा के लायक ही ना हो तो? उसने मन ही मन सोचा, हाँ, क्या ऐसे घटिया लोग सच में मेरी रक्षा के लायक थे? उसने अपनी मुट्ठी में पकड़ी चिंगशुई फार्म वाली पर्ची को देखा, फिर आखिरी बार उस पुलिस स्टेशन को देखा जिसे वह पूरी जिंदगी समर्पित करना चाहती थी और बिना पीछे मुड़े रात के अंधेरे में गायब हो गई। शाओ चीकी, मैं आ रही हूँ। रवाना होने वाले दिन सनशाइन कॉलोनी से 5 भारी ट्रक्स एक के बाद एक निकल पड़े। हर ट्रक की ड्राइवर सीट पर ज़ॉम्बीज बैठे थे और उनके पीछे पूरी तरह आर्म्ड सैकड़ों ज़ॉम्बी पपेट्स की आर्मी चल रही थी। ज़ॉम्बीज को ट्रक चलाते देखकर रास्ते भर के सर्वाइवर्स की आंखें फटी रह गईं। एक इवॉल्वर जो दुकान के अंदर रिसोर्सेज ढूंढ रहा था, उसने अपनी आंखों से 5 भारी ट्रक्स को तेजी से गुजरते देखा। हर ड्राइवर सीट पर डरावने ज़ॉम्बीज बैठे थे। वह दंग रह गया और बोला, क्या मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है? अब ज़ॉम्बीज भी ट्रक चलाने लगे। रास्ते भर लगातार इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज हमारे काफिले की आवाज सुनकर हमारी तरफ आने लगे, लेकिन मुझे किसी से डर नहीं था। मैंने अपनी टेलीकिनेसिस से उन सभी को कंट्रोल करके अपनी
आर्मी में शामिल कर लिया। हमारी ज़ॉम्बी आर्मी कम होने की बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही थी। जब काफिला जांगहाई सिटी जू के पास पहुंचा तो सड़क के बीचों बीच एक पूरी तरह सुनहरे रंग का सेकंड टियर म्यूटेटेड जायंट स्नेक लेटा हुआ था, जिसने पूरी सड़क रोक रखी थी। उसका शरीर 20 मीटर से भी ज्यादा लंबा था और उसके सुनहरे स्केल्स धूप में चमक रहे थे। आगे रास्ता देखने गए 2 ज़ॉम्बी पपेट्स को उसने एक ही निगल में खा लिया। मैंने एरपैंग को भारी मेटल रॉड के साथ सबसे आगे भेजा। उसने पूरी ताकत से जायंट स्नेक के सिर पर वार किया, जिससे वह कुछ पल के लिए चकरा गया। दपांग और बाकी टैंक ज़ॉम्बीज ने दोनों तरफ से रास्ता रोक लिया ताकि स्नेक भाग न सके। उसी समय एजाइल ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़े और अपनी स्टील ब्लेड्स से उसके शरीर को लगातार काटने लगे। सबसे अहम पल में टायरेंट ज़ॉम्बी ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाकर सीधे उसके गले के पास उतरा और अपने पंजों से गहरा घाव बना दिया। अगले ही पल एयरपैंग ने अपनी मेटल रॉड से उसका सिर कुचल दिया। सेकंड टियर गोल्डन कोर निकालने के बाद मैंने फैसला किया कि इस बार उसे एयरपैंग ही निकलेगा। अब थर्ड टियर से नीचे के गोल्डन कोर्स मेरे किसी काम के नहीं थे, लेकिन उनसे मेरे ज़ॉम्बी पपेट्स और ताकतवर बन सकते थे। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी जरूरी थी। मैं पूरी तरह हाई टियर इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज से बनी एक एलीट आर्मी तैयार करना चाहता था। युन रुओक शुए उस विशाल स्नेक की डेड बॉडी को देखकर इतनी खुश हुई कि उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने मासूमियत से कहा, पापा मुझे स्नेक मीट खाना है। बेचारी शाओ चिकी इतने दिनों से सिर्फ मिल्क पाउडर, एग फ्राइड राइस और राइस पेस्ट खा खाकर परेशान हो चुकी थी। इतनी बड़ी स्नेक देकर उसका मन ललचा गया, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि म्यूटेटेड बीस्ट का मीट इंसानों के लिए सुरक्षित है या नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले किसी ह्यूमन सर्वाइवर पर टेस्ट करके देखूंगा, फिर ही शाओ चिकी को खिलाऊंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, जब पापा कंफर्म कर लेंगे कि यह सेफ है तब तुम्हारे लिए जरूर बनाऊंगा। युन रुओक शुए थोड़ी निराश हुई, लेकिन वह मेरे फैसले को समझ गई। उसे अच्छी तरह पता था कि म्यूटेटेड बीस्ट का मीट न सिर्फ खाया जा सकता है बल्कि शरीर के लिए बहुत फायदेमंद भी होता है, लेकिन वह यह बात मुझे बता नहीं सकती थी। काफिला आगे बढ़ता रहा। दोनों तरफ की ऊंची बिल्डिंग्स धीरे धीरे गायब होने लगीं और उनकी जगह खुला मैदान दिखाई देने लगा। मैंने मैप देखा, सिर्फ 10-15 मिनट बाद हम चिंगशुई फार्म पहुंचने वाले थे। शाम का डूबता सूरज पूरे आसमान को लाल रंग में रंग चुका था। मैं खिड़की के बाहर पीछे छूटते नजारों को देख रहा था। फिर मेरी नजर बगल में बैठी शाओ चिकी पर गई, जो खामोशी से बाहर की दुनिया देख रही थी। उसकी आंखों में डूबते सूरज की लाल रोशनी झलक रही थी। रीबर्थ के बाद यह पहली बार था जब वह सनशाइन कॉलोनी से बाहर निकलकर दुनिया देख रही थी। मैंने प्यार से उसके गाल को हल्का सा दबाया। शाओ चिकी ने मेरी तरफ देखा और मीठी मुस्कान के साथ बोली, पापा बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत खतरनाक भी, लेकिन जब तक मेरी शाओ चिकी मेरे साथ है तब तक हर चीज की कोई न कोई अहमियत है। दूर होराइजन पर डूबते सूरज की रोशनी में एक विशाल फार्म की परछाई दिखाई देने लगी। वही हमारा नया घर था, चिंगशुई फार्म। लेकिन हमसे कई दर्जन किलोमीटर पीछे जांगहाई सिटी के खंडहरों में एक बेहद डरावनी ऑरा वाला इंसान हमारे ट्रक के टायर मार्क्स का पीछा करते हुए तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था। अब सुमुचिंग की आंखों से वह पुरानी नरमी और दयालुता पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उनकी जगह सिर्फ ठंडापन और अटूट संकल्प बचा था। लेकिन जब भी उसे वह छोटी बच्ची याद आती जो मिल्क बॉटल पकड़कर उसकी तरफ मुस्कुराती थी, उसके होंठों पर अनजाने में हल्की सी मुस्कान आ जाती। चिंगशुई फार्म पहुंचने के बाद हमने मैप के बताए रास्ते की बजाय जंगल के अंदर वाली पगडंडी पकड़ ली। कुछ दूर चलने के बाद आखिरकार फार्म का मेन गेट दिखाई दिया। बड़े स्टील गेट के दोनों तरफ लकड़ी के खंभों और आयरन वायर फेंस से बनी ऊंची बाउंड्री थी। फेंस पर हाई वोल्टेज वार्निंग के बोर्ड लगे हुए थे और कई जगह किसी के जबरदस्ती तोड़कर अंदर घुसने के निशान भी दिखाई दे रहे थे। ट्रक में बैठे बैठे मैंने पूरे फार्म का निरीक्षण किया और मन ही मन काफी संतुष्ट हुआ। चिंगशुई फार्म चारों तरफ से शांत था। यहाँ किसी की आसानी से नजर नहीं पड़ती थी। इसका एरिया सनशाइन कॉलोनी से कहीं ज्यादा बड़ा था, जिसमें मैं, शाओ चिकी और मेरी विशाल ज़ॉम्बी आर्मी आराम से रह सकते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ का माहौल बिल्कुल खुला था, इतना दबाव वाला नहीं था। इसलिए शाओ चिकी के बड़े होने के लिए यह जगह सबसे बेहतर थी। शाओ चिकी ने अंगड़ाई लेते हुए पूछा, पापा क्या हम पहुंच गए? मैंने सिर हिलाया और पहले कुछ ज़ॉम्बी पपेट्स को टूटी हुई बाउंड्री से अंदर भेजकर पूरे फार्म की जांच करने का आदेश दिया। जैसे ही वे अंदर गए मेरी भौहें सिकुड़ गईं। पूरे फार्म में सूखे हुए काले भूरे खून के धब्बे फैले हुए थे। मैंने सबसे पहले वेजिटेबल गार्डन ढूंढा, लेकिन वहाँ की सारी खेती पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और जमीन पर विशाल पैरों के निशान बने हुए थे। साफ था कि फार्म के अंदर म्यूटेटेड एनिमल्स मौजूद थे। तभी फार्म के अंदर से लड़ाई और जानवरों की दहाड़ने की आवाजें सुनाई दी। मैंने ज़ॉम्बी पपेट्स को आवाज की दिशा में भेजा। पोल्ट्री एरिया में पहुंचकर हमने एक म्यूटेटेड जायंट बुल देखा। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस बुल के मुंह में शेर और बाघ से भी बड़े नुकीले दांत उगाए थे और वह किसी अनजान जानवर की डेड बॉडी खा रहा था। एपोकलिप्स के बाद तो गाय भैंस भी मीट खाने लगी थी। जायंट बुल ने ज़ॉम्बी पपेट्स को देखते ही बिना रुके उन पर हमला कर दिया। वह पहले ही सेकंड टियर तक पहुंच चुका था, इसलिए सामान्य ज़ॉम्बी पपेट्स उसके सामने टिक ही नहीं सकते थे। मैंने तुरंत एरपैंग और टायरेंट ज़ॉम्बी नंबर 1 को लड़ाई में उतार दिया। एरपैंग ने अपनी मेटल रॉड पूरी ताकत से बुल के सिर पर मारी, जिससे उसकी आंखों के आगे तारे घूम गए।